नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। तो अब तक हमने पिछले लेक्चर में क्या-क्या डिस्कस किया था, एक बार छोटा-सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने देखा था कि एक पर्सन है जिसका नाम है धीरू, ठीक है? उसका एक छोटा-सा बिज़नेस है कपड़ों का और जिसका नाम है धीरू फैशंस, ठीक है? इसमें हमने देखा कि धीरू जो है वो ओनर है, लेकिन अ, ये बिज़नेस यहाँ पर एक सेपरेट आइडेंटिटी कंसेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर धीरू तो नेचुरल पर्सन है, लेकिन धीरू फैशंस आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कोई नेचुरल पर्सन हमारे आपके जैसा नहीं होता, ठीक है? ये एक लीगल कंसेप्ट होता है। नेचुरल पर्सन जैसे हम आप है, ठीक है? जिसका खून होता है, लिविंग एंटिटी होता है, ठीक है? जीवात्मा भी कहते हैं, ठीक है? तो हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हमें हमेशा बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, ठीक है? हम किनके मुंशी हैं, हम किसके अकाउंटेंट है, हम बिजनेस एंटिटी के अकाउंटेंट है, हम ओनर के अकाउंटेंट नहीं है। ओनर अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो हमें हमेशा बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना होगा। तो जैसा हमने कल देखा था कि बिजनेस में पैसे चाहिए, ठीक है? तो पैसा धीरू ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है? अब ये पैसा जो है धीरू फैशंस का अपना पैसा नहीं है, तो ये वापस करना होगा, ठीक है? तो वापस किसे करेंगे ये ओनर को वापस किया जाएगा, ठीक है? तो ये इस बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है? एक पेएबल होता है लाइबिलिटी। अब क्योंकि पे करना है एक इंटरनल पर्सन को तो इसीलिए ये इंटरनल लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है? तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। इसका दूसरा नाम हमें कभी इक्विटी भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, नेट वर्थ भी कहते हैं, ठीक है? तो धीरू फैशंस ने 10 लाख रुपया अपने ओनर से तो ले लिया, लेकिन अभी और भी पैसे की ज़रूरत है, तो वो किसी बाहरी व्यक्ति से 5 लाख रुपया बोरो किया है, ठीक है? अब ये वीरू जो है धीरू का फ्रेंड तो है, लेकिन धीरू फैशंस के लिए एक आउटसाइडर है, ठीक है? उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो धीरू फैशंस के नज़रिए से सोचते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए तो धीरू फैशंस के पास अभी कितना पैसा है टोटल? 10 लाख रुपया, जो कि ओनर से आया, 5 लाख रुपया जो कि वीरू से आया, तो टोटल कैश कितना है? 15 लाख रुपया कैश है, ठीक है? अब ये जो अमाउंट है क्या ये धीरू फैशंस का है? नहीं, ये धीरू फैशंस का नहीं है, ठीक है? ये अमाउंट पेएबल है, किसी को पे करना होगा। तो 10 लाख रुपया जो है वो ओनर को पे करना है, इसीलिए ये कैपिटल कहलाता है, जिसे इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है? और 5 लाख रुपया वीरू को पे करना है, जो कि एक आउटसाइडर है, तो इसे लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है? इसमें मैंने कल एक इम्पोर्टेंट नोट भी लिखाया था कि क्या अगर धीरू डायरेक्ट वीरू से 5 लाख रुपये बोरो कर ले, उसके बाद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो भी क्या ये एक्सटर्नल लायबिलिटी ही कहलाएगा? तो नहीं। धीरू और वीरू के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें हम अकाउंटेंट है धीरू फैशन के, ठीक है? तो वीरू और धीरू के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। तो हम अकाउंटिंग करेंगे धीरू फैशन से। तो जब धीरू वीरू से 5 लाख रुपया लेकर आता है, अब वो कहीं से भी लाए, चोरी करके लाए, डाका डाल के लाए, ठीक है? मेहनत से कमा कर लाए या किसी से बोरो करके लाए, कहीं से भी लाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि धीरू फैशन में उसका ओनर पैसा ले इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्योंकि अब ये 5 लाख रुपया धीरू को वापस किया जाएगा, तो ये धीरू फैशंस के लिए कैपिटल है, ठीक है? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है ना? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। तो हम आगे हमने कल ये भी देखा था कि धीरू फैशंस है, तो धीरू फैशंस के पास 15 लाख रुपये तो आ गया, अब उससे क्या करेगा? तो वो कुछ जो कैश अवेलेबल है उससे कुछ कुछ एसेट खरीदा, ठीक है? एसेट ये सब खरीदा। अब ये एसेट का डेफिनेशन हमने कल देखा था, एसेट क्या होता है? हर वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि बिजनेस ओन करता है, उसका ओनर कौन है? बिजनेस है, ठीक है? अब ये जो रिसोर्सेज है, इससे बिजनेस को कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। जब इन इन चीज़ों को यूज़ करके फ्यूचर में कुछ बिजनेस को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो फ्यूचर बेनिफिट है यहाँ पर, इसलिए ये एसेट कहलाता है, ठीक है? अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो
तो ये एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, साथ में हमने लाइबिलिटी का भी डेफिनेशन देखा था, जो कि एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस है। ठीक है, अब वो किसी को भी पे करे, ओनर को पे करे या आउटसाइडर को पे करे, कहलाता लाइबिलिटी है। लेकिन जब ओनर को पे करते हैं तो वो कैपिटल कहलाता है, और आउटसाइडर पे करते हैं तो नॉर्मल लाइबिलिटी कह दे या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी कह दे। आमतौर की भाषा में हम लाइबिलिटी ही कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं लिखा जाता। ठीक है, और कैपिटल क्या होता है, जो भी अमाउंट जब ओनर को पेएबल हो तो उसे कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि अब इतना जो पैसा लाने के बाद जब कुछ परचेज किया तो 1 अप्रैल 2026 का हम डेट देख रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 में हम अभी है, स्टार्टिंग है अभी बिजनेस का। तो यहाँ पर अभी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, लेकिन हम बैलेंस शीट अभी नहीं सीख रहे हैं, हम बाद में सीखेंगे, बस अभी हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी धीरू फैशंस के पास कुछ एसेट है। ठीक है, और एसेट का ओनर कौन है, धीरू फैशंस है, धीरू नहीं है। ठीक है, कल हमने लोन का एग्जांपल लिया था ना, अगर मैं आपसे लोन बोरो करूँ, ठीक है, और लोन बोरो करके 5 लाख रुपए आपसे लेकर मैं उस 5 लाख रुपये से जो भी खरीदूँ, वो प्रॉपर्टी मेरा ही होगा। आपका मेरे से क्या लेना है, बस 5 लाख रुपये वापस लेना है ना, उस प्रॉपर्टी से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी तो मेरा है, वो मैंने अब आपसे ही लोन लेकर खरीदा है, लेकिन है तो मेरा ही प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, आपको बस मेरे से 5 लाख रुपये वापस देना होगा जब आप देना हो। ठीक है, तो एसेट जो है, एसेट का ओनर है धीरू फैशन। ठीक है, तो एसेट टोटल कितना है, 15 लाख रुपया। ठीक है, और ये ये भी हमने देखा था कि जो लाइबिलिटी होता है, अब धीरू फैशन ने 2 जगह से पैसे ले लिया, एक तो अपने ओनर से भी ले लिया और दूसरा वीरू से भी ले लिया, एक आउटसाइडर से। तो ये दोनों पैसे वापस तो करने होंगे ना, तो टोटल लाइबिलिटी कितना, 15 लाख रुपया। तो हमने देखा कि एसेट भी 15 लाख रुपया और लाइबिलिटी भी 15 लाख रुपया। ये जो है बिजनेस ओन करता है और ये जो है बिजनेस ओ करता है ना। तो हमने देखा व्हाट बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू व्हाट बिजनेस ओस, दोनों बराबर है ना। अब क्योंकि एसेट, ठीक है, और लाइबिलिटी ये दोनों बराबर है, और लाइबिलिटी में हमने देखा लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों मिलता है ना, तो इससे हमने एक इक्वेशन डिराइव किया, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, जिसे कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा जिसने भी ना किया हो, और जिसे भी इसका पीडीएफ चाहिए इस नोट्स का, तो मैंने टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा अभी बिजनेस का स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 1 अप्रैल चल रहा है। तो अब मान लीजिए कि धीरू फैशन पूरे 1 साल में बिजनेस किया। ठीक है, बिजनेस 1 साल जब खत्म होने को आया, धीरू फैशन है, अब ये बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर कुछ लॉस हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ, क्या खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या मैं सेल कम कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो अब इस परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को कैसे एसेस करें, ठीक, कैसे मेजर करें, तो कब मैं, है ना, तो कैसे मेजर करेंगे, तो बात यहाँ आता है कि कब मेजर करें। ठीक है, तो मेजर करने के बाद आता है जब बिजनेस खत्म हो जाए तब मेजर करें। तो देखा जाए अब बिजनेस तो बहुत लंबा चलता है, 10 साल 20 साल, है ना, 50 साल, 100 साल, कुछ 150 साल 200 साल के भी होते हैं ना। तो उतना लंबा वेट करेंगे तब तो हम बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो उसे हम सीखेंगे। उस कंसेप्ट में क्या होता है कि ना, उस इन्फिनाइट लाइफ को ऑफ बिजनेस को हम छोटे छोटे मेजरेबल टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब वो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का भी हो सकता है, ठीक है, 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 15 महीने का भी हो सकता है। जनरली हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का, 12 मंथ्स का लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इंडिया में हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक फॉलो होता है। ठीक है ना, तो
1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर या इसे अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर क्या है? हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2026 को बिजनेस स्टार्ट हुआ और ये कब कंप्लीट होगा ये ईयर? 31 मार्च 2027। अगले साल 2027 में 31 मार्च को कंप्लीट होगा, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। फिर अब धीरू फैशन जो है पूरे साल भर में कपड़ा जो खरीदा फिर उसको बेचा है, ठीक है। तो थ्रू आउट द ईयर सेल हुआ और तमाम तरह के और भी खर्चे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि अभी साल भर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। और परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से मेजर करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा कैसा है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो इस टाइमलाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है 1 अप्रैल 2026, ठीक है। और इसका जो लास्ट एंड है ये है 31 मार्च 2027, ठीक है ना। तो अभी हम एक बात नोट करते हैं, हमने जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से आज 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है, धीरू फैशंस के पास क्या है, ठीक है। धीरू फैशंस के पास क्या क्या है? तो धीरू फैशंस के पास पहला तो एसेट्स है, ठीक है। एसेट कितने का है हमने देखा, टोटल 15 लाख रुपीज़ का एसेट है, ठीक है। और साथ में कुछ लाइबिलिटीज़ भी है ना। लाइबिलिटीज़ भी कितना है, 15 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। अगर हम इसको बाइफरकेट कर दें ज़्यादा ठीक रहेगा। लाइबिलिटीज़ मान लेते हैं 5 लाख रुपए का है और कैपिटल जो है कैपिटल वो 10 लाख रुपए का है, ठीक है। ये ज़्यादा ठीक है। तो एसेट 15 का हो गया और दोनों मिलाकर क्या लाइबिलिटीज़ और कैपिटल मिलाकर भी 15 हो गया, ठीक है। ये चीज़ अभी ये स्थिति है, ठीक है। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं कि पूरे साल भर में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर धीरू फैशन ने क्या किया, कुछ सेल्स किया है, ठीक है। सेल्स किया है, क्या बेचा है, कपड़े बेचा है, क्योंकि ये बिजनेस इसी का कर रहा है, ठीक है। तो सेल हम ले लेते हैं कि 10 लाख का रुपये का सेल किया है, ठीक है। 10 लाख रुपये का सेल हुआ है और हम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से उसने कपड़ा कितना का खरीदा था, कपड़ा जो खरीदा था वो 4 लाख रुपये का खरीदा था, ठीक है। तो हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जो 10 लाख रुपये का जो सेल हुआ है ना वो सारा कपड़ा नहीं बेचा है, ठीक है। और 3.5 लाख का जो कपड़ा था मतलब 4 लाख रुपये का परचेस हुआ था उसमें से 50 लाख वाला कपड़ा जो है अभी बिक्री नहीं हुआ है साल के अंत तक, ठीक है। पूरे साल भर में जब 31 मार्च अब आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं अभी तो जो 4 लाख रुपीज़ का जो अ, कपड़ा परचेस हुआ था वो टोटल बिक्री नहीं हुआ है, कुछ रह गया है। यानी कि बिक्री कितना हुआ है, टोटल 3,50,000 रुपीज़ का ही सेल हुआ है, ठीक है। अब 3,50,000 तो उसका कॉस्ट है, तो वो तो जितने में परचेस किया उतने में तो बेचेगा नहीं, है ना। ऑब्वियसली प्रॉफिट जोड़कर बेचेगा, है ना। तो वो 3.5 लाख का जो परचेस था उसको 10 लाख में बेचा है, ठीक है। और बाकी के जो 50 लाख का जो स्टॉक है वो अभी बिक्री नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी रह गया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अभी कॉस्ट कितना है,
3.5 लाख है, ठीक है। अब इसके अलावा हीरो फैशंस पूरे साल भर में कुछ खर्चा भी किया होगा, कुछ एक्सपेंसेस भी किया होगा, है ना। तो क्या क्या एक्सपेंस किया होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने दुकान का भाड़ा दिया है, ठीक है, शॉप रेंट पे किया, शॉप रेंट 1,20,000 पे किया है, ठीक है। अभी इसके बारे में मत सोचिए, मैं इसके बारे में डिस्कस आगे करूँगा, ठीक है। और आगे कुछ एग्जांपल दूंगा तो उसमें मैं ये बता दूंगा ये मैंने क्या लिया है। तो अभी इसमें दिमाग मत लगाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अभी इसको भूल जाइए। अभी इस पर देखिए कि उसने साल भर में 12 महीने के लिए, एक महीने का रेंट 10,000 रुपया है, तो 12 महीने के लिए 1,20,000 रुपीज़ का रेंट पे किया है, ठीक है। तो ये भी उसका खर्चा है, ठीक है। फिर साथ में और क्या खर्चा है, सैलरीज भी दिया होगा अपने स्टाफ को, है ना। सैलरीज कितना पे किया है, हम ले लेते हैं मान के कि 2,40,000 रुपीज़ पे हुआ है, ठीक है। फिर और क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ होगा, ठीक है, पूरे एक साल का, एक साल का मान लेते हैं कि यहाँ पर 60,000 रुपीज़ पे हुआ है, ठीक है। साथ में डेप्रिसिएशन, अभी मैं इसे लाल कलर में लाल पेन से लिख रहा हूँ। अभी डेप्रिसिएशन क्या है, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जिसे नहीं पता वो अभी इसमें दिमाग ना लगाए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा ही होता है, ठीक है, ये भी एक एक्सपेंस है, तो मैं इस एक्सपेंस को भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब ये क्या होता है इसका डिस्कशन हम आगे बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इसको सोचिए क्या है, क्यों लिखा हुआ है, बस अभी के लिए मान के चलिए ये अभी एक एक्सपेंस है, तो ये भी एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इससे हम 2 लाख रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है जो, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम खर्चा हुआ होगा, तो हम उसे अदर एक्सपेंस मान लेते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंस और भी इसके अलावा बहुत सारा खर्चा होता है, तो ये 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंस मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो ये टोटल खर्चे कितने हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल करके देखें तो ये जो खर्चा है, ठीक है, ये जो टोटल खर्चा है ना, ये कितना खर्चा हुआ है पूरे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे एक साल में कितना खर्चा हुआ है इसको हम टोटल कर लेते हैं। आप भी टोटल करके बता सकते हैं। ये टोटल एक्सपेंस होता है 9,90,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी देखिए टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल सेल 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, पूरे एक साल में। और टोटल खर्चा कितना हुआ है, 9,90,000 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सेल से इस सेल में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 10 लाख में से 9,90,000 रुपीज़ माइनस करके देखिए कितना आता है, ठीक है। तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अकाउंटिंग में जब हम करते हैं तो जो माइनस करने वाला फिगर होता है जैसे कि एक्सपेंसेस हो, ठीक है, उसे हम माइनस साइन नहीं लगाते, हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ लगाने का अर्थ है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 रुपये का हुआ है, ठीक है। अभी जो 11-12 में अकाउंट्स पढ़ा है वो अभी दिमाग में लगाए, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, उसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी सिंपली प्रॉफिट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरे एक साल का
प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए एक बात कि ये प्रॉफिट कैसे निकला। यहाँ हमने सेल में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बनता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ जो सेल है ना, सेल को रेवेन्यू भी कहते हैं, मैं रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो एक बात नोट कीजिए यहाँ, ये जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। इससे पहले भी था कि ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, है ना, अपना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, फिर वीरू से बिजनेस से बोरो किया था, है कि नहीं। वो भी फिर ये सब जितना दिख रहा है ना आपको, इन सभी को ना ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली अपने आप में सब ट्रांजेक्शन्स होता है। तो ट्रांजेक्शन का अर्थ क्या हुआ, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, ट्रांजेक्शन अगर मैं लिख दूँ यहाँ, तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, किसी भी घटना का होना, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। और अकाउंटिंग में इसे, अब यहाँ पे आपने जो देखा कि सेल हुआ है, ठीक है, सेल हुआ, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस है, फिर बिजनेस में ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया था, बोरोइंग हुआ था, ठीक है, लोन लिया था, वो सभी ट्रांजेक्शन होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, इसे कहते हैं इवेंट्स, ठीक है, इसे इवेंट्स कहते हैं। तो इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स के बारे में हम और भी बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन इवेंट्स आप आगे भी सुनेंगे, ठीक है। तो कईयों को पता नहीं होगा ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है अकाउंट में, तो ये ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट का, प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, खर्चा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। कईयों को पता नहीं होगा एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस के बारे में भी हम समझेंगे, तो अभी हम रेवेन्यू के बारे में समझते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू क्या होता है, जैसे अभी हमने सेल देखा था, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड और सर्विसेज, ठीक है, और बोथ। ये डेफिनेशन है रेवेन्यू का। वैसे अब यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स होगा जिसे आप जिस जिस विषय में आपको कुछ प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो एक बात तो देखिए, यहाँ पर रिसीव्ड और रिसीवेबल लिखा है, ठीक है। अब अभी इसमें दिमाग मत लगाइए, रिसीव्ड और रिसीवेबल, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो सेल करके कुछ पैसा मिल गया और कुछ मिलने वाला है, ठीक है, कुछ मिल गया और कुछ मिलने वाला है, तो ये अलग अलग बात होता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ को पता होगा डेटर्स वगैरह के बारे में, तो अभी उसमें दिमाग मत लगाइए, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें एक बात और भी आया है, गुड्स, ठीक है।
गुड्स के बारे में मैं बता देता हूँ अभी क्या होता है। तो रेवेन्यू अभी आपने देखा सेल करके, ठीक है, क्या सेल करना है, गुड्स या फिर सर्विस। अब सर्विस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस है, ठीक है ना। लेकिन गुड्स में क्या होता है, कुछ फिजिकल सब्सटेंस होता है ना, फिजिकल टेंजिबल आइटम होता है। तो उसको जब जैसे हमारे एग्जांपल में कपड़े हैं, ठीक है, तो कपड़ा कोई फिजिकल आइटम है, उसको बेच करके फिर पैसा आया, ठीक है, तो उसे सेल कहते हैं, उसे रेवेन्यू कहेंगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे गुड्स क्या होता है, ठीक है ना। तो गुड्स क्या होता है, तो गुड्स अगर हम कहें तो ये फिजिकल आइटम्स है, ठीक है, ऑफ ट्रेड डेट और परचेज्ड, या तो आप परचेज करते हैं, रेडीमेड परचेज करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर खुद बनाते हैं। तो जो भी करें आप खुद परचेज करके लाइए या खुद बनाइए, ठीक है, खुद मैन्युफैक्चर करिए। लेकिन क्यों क्यों कर रहे हैं परचेज, ताकि रीसेल कर सके। यहाँ मेन बात क्या है, मेन बात है फॉर रीसेल, ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था, क्लोथ्स था, ठीक है ना, कपड़े हैं। तो धीरू फैशंस किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, कपड़ों का बिजनेस कर रहा है। तो जब वो कपड़ा परचेस करके लाया तो उसका क्या पर्पस है, कपड़ा परचेस करके लाने का पर्पस क्या है, आगे उसे रीसेल करके पैसे कमाए, है कि नहीं। तो आगे रीसेल करके पैसे कमाना है यहाँ पर। तो कपड़ा जो है, कपड़े परचेस करने का पर्पस है रीसेल करना, ताकि प्रॉफिट में उसको बेच के पैसे कमाया जाए, है ना। तो हमारे एग्जाम्पल में गुड्स क्या है, क्लोथ्स, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें परचेस किया गया था, याद है आपको, फर्नीचर परचेस किया गया था, कंप्यूटर्स परचेस किया गया था, बिलिंग मशीन परचेस किया गया है ना। तो क्या ये कंप्यूटर्स, फर्नीचर, बिलिंग मशीन, क्या ये भी इस एग्जाम्पल के हिसाब से गुड्स है। एक बात सोचिए, क्या हीरो फैशंस ने कंप्यूटर, बिलिंग मशीन्स और फर्नीचर्स ये रीसेल के लिए परचेस किया था या फिर यूज़ करने के लिए, है ना। ऑब्वियसली वो उसको रीसेल नहीं करना था, उसको बिजनेस में यूज़ करना है ताकि कपड़ा बेचकर पैसा कमाए। फर्नीचर बेच के पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है ना। अगर मान लीजिए किसी का फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, बिजनेस ही फर्नीचर का, तो वो लकड़ी से फर्नीचर खुद मैन्युफैक्चर करे, है ना, खुद मैन्युफैक्चर करे, या रेडीमेड फर्नीचर खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो वो फर्नीचर का दुकान वाला वो लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है या खुद परचेज करके ला रहा है रेडीमेड। तो उसका पर्पस क्या है, वो रीसेल करना है, फर्नीचर को रीसेल करके पैसा कमाना है ना। तो फर्नीचर के बिजनेस वालों के लिए फर्नीचर गुड्स होगा, ठीक है। लेकिन कपड़े वाले के लिए फर्नीचर गुड्स नहीं है, गुड्स क्या है, क्लोथ्स है ना। तो इससे आपको समझ में आया कि गुड्स क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे एग्जाम्पल में क्लोथ्स और गुड्स, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में क्लोथ्स गुड्स है, ठीक है। हमने कंप्यूटर, बिलिंग मशीन, फर्नीचर्स ये सभी परचेस किया था, लेकिन रीसेल के लिए नहीं था, ठीक है, बट नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। इट वाज परचेस्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, hence these are not goods फॉर धीरू फैशंस, ठीक है। धीरू फैशंस वालों के लिए ये गुड्स नहीं है, ठीक है। एक बात और लिख देता हूँ मैं यहाँ,
फॉर फर्नीचर बिजनेस, अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो फर्नीचर्स आर गुड्स, ठीक है। अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर गुड्स होगा, क्योंकि फर्नीचर रीसेल के लिए परचेज या मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में है आपको? ठीक है। तो रेवेन्यू के बाद, रेवेन्यू उसके बाद गुड्स, ये बात समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होगा? अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। इस बात को ध्यान से सुनिए। टू अर्न रेवेन्यू, कोई भी पैसा खर्चा करना जो जिससे रेवेन्यू अर्न कर सके, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल लिखें, एग्जांपल के तौर पर, तो हमने रेंट पे किया था, है ना, शॉप का रेंट पे किया था, तो ये भी एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये रेंट पे क्यों किया? क्योंकि ये खर्चा करके फिर हम, ये हमारे बिजनेस में हेल्प कर रहा है सेल करने में, है ना, रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये भी एक्सपेंस है। दूसरा, हमने सैलरी भी पे किया था, तो ये भी जो एक्सपेंस किया है हमने, ठीक है, ये जो अमाउंट स्पेंड किया है, इससे भी हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। तो इसमें ना, अब एक बात हम ध्यान से समझते हैं कि एसेट, हमने देखा था एसेट क्या होता है, कि वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है और उस रिसोर्सेज से बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, है ना। और एक्सपेंस क्या देखा हमने? एक्सपेंस वो जो भी अमाउंट स्पेंड किया है टू अर्न रेवेन्यू, पैसे कमाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसे एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें किसी को डाउट आ सकता है, फिर एसेट और एक्सपेंस में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी समझते हैं, एसेट क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है, हम उसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल वही पुराना वाला लेते हैं, कि हमारे पास एक कंप्यूटर था, है ना, धीरू फैशंस ने एक कंप्यूटर परचेज किया था, जिसका कॉस्ट कितना था? 80,000 रुपीज़। हमने ये पुराना ही एग्जांपल है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, जब आप फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलते हैं ना कि ये कितना साल चलेगा, क्या आपको एक्चुअली में पता रहता है कि आपने जो फ़ोन परचेज किया है वो कितने साल चल जाएगा? एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता रहता है ना, कि एग्जैक्ट लाइफ कितना है उसका। तो हम एस्टिमेट करते हैं ना कि ये फ़ोन मैं 4 साल चला लूँगा, कोई सोचता है मैं 5 साल चला लूँगा, है ना। तो उसी तरह से अब ये जो कंप्यूटर है, तो ये एक्चुअली कितना टाइम तक बेनिफिट देगा फ्यूचर में, क्योंकि एसेट है तो फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देगा, है ना। तो फ्यूचर में कितने साल तक बेनिफिट देने वाला है हमें एक्चुअली नहीं पता। तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि ये कितने साल तक मुझे बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल में एस्टिमेट करते हैं कि मान मान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है ये फ्यूचर में 4 साल के लिए बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो हम इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मानते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल मानते हैं, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, इसका मतलब है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिलेगा? 4 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर 4 ईयर्स, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो एक बात समझिए, एक बात समझिए यहाँ पर, ये ये टाइमलाइन लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये है 1 अप्रैल 2026, ठीक है। ये
बिजनेस का स्टार्टिंग पीरियड है। अब ये पीरियड कब एंड होगा, ये जो पीरियड एंड होगा मान लेते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2027 को एंड होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद सेकेंड ईयर कब एंड होगा, फिर इसके एक साल बाद, ठीक है, 31 मार्च 2028 को कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद 31 मार्च 2029 को ये कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 31 मार्च 2030 को कंप्लीट होगा, यानी कि ये पहला साल, ठीक है, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये फोर्थ ईयर। 4 साल के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एक बात बताइए, कंप्यूटर जो परचेज किया हुआ है, ये कंप्यूटर तो परचेज इस डेट को किया गया था, 1 अप्रैल 2026 को परचेज किया गया था, है ना, 80,000 रुपीज़ का। तो ये 1 अप्रैल 2026 फर्स्ट ईयर का पार्ट है ना। तो क्या ये 80,000 रुपीज़ टोटल मैं फर्स्ट ईयर में दिखा दूँ, क्या ये 80,000 रुपीज़ टोटल फर्स्ट ईयर में ही दिखा दूँ। तो एक बात समझिए, क्या ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस क्या 80,000 रुपीज़ है, क्या फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 80,000 रुपीज़ है, ध्यान सोच के बोलिएगा। क्या फर्स्ट ईयर में 80,000 रुपीज़ एक्सपेंस दिखा दूँ। एक बात सोचिए, इसका बेनिफिट क्या 1 साल का मिलना है या 4 साल के लिए बेनिफिट मिलना है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने एस्टिमेट किया है कि 4 साल के लिए इस कंप्यूटर का बेनिफिट मिलेगा, तो खर्चों को भी हम 4 साल में बांटेंगे, है कि नहीं। तो खर्चे भी हम 4 साल में बांट देते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 80,000 नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 80,000 का एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पर computers will help in earning revenue for future 4 years, है ना। तो आज जब परचेज किया, ठीक है, आज मतलब 1 अप्रैल 2026 को जब परचेज किया, तो क्या हमने अभी बेनिफिट ले लिया है। अभी आज का आज तो हमने बेनिफिट ले लिया, जब 1 साल बीतेगा 1 साल में हम बेनिफिट लेंगे, है ना। तो अभी अभी के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 के लिए अभी कोई बेनिफिट नहीं लिया है, तो अभी तो ये एसेट है, ठीक है। और इस एसेट का वैल्यू कितना है, इस एसेट का वैल्यू कितना है, 80,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अभी मान लीजिए 1 साल बीता, ठीक है, ये जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ये 1 साल बीत गया। तो 1 साल में ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में ये 31 मार्च 2027 है, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर हमने कुछ बेनिफिट कंज्यूम किया है, ठीक है, 1 साल का। 4 साल बेनिफिट मिलना था, हमने 1 साल बेनिफिट ले लिया, ठीक है। जब 1 साल का बेनिफिट ले लिया तो हमें 1 साल के लिए खर्चा भी बुक कर देना चाहिए, एक्सपेंस बुक कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर वी हैव कंज्यूम्ड वी हैव कंज्यूम्ड 1/4 बेनिफिट। 4 साल का बेनिफिट मिलना था, 4 में से 1 साल का बेनिफिट ले लिया, यानी कि 1/4 बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। वी हैव कंज्यूम्ड 1/4 बेनिफिट। तो हम एक्सपेंस भी कितना बुक करेंगे, एक्सपेंस हम बुक करेंगे 1/4, ठीक है। टोटल 80,000 नहीं,
80,000 का तो परचेस किया था ना, तो एक्स बेनिफिट कंज्यूम किया है 1/4, तो एक्सपेंस भी हम 1/4 यानी 20,000 ही बुक करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक्सपेंस। अब एक बात बताइए, ये जो ईयर एंड हुआ 31 मार्च, ठीक है, इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। अब ये नया साल शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये 31 मार्च 2027 है। तो यहाँ से अगला साल शुरू हो चुका, फाइनेंशियल न्यू फाइनेंशियल ईयर है। अब ये कब कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट होगा 31 मार्च 2028 को। ठीक है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2027 को, है ना। तो एक साल के लिए हमने बेनिफिट उठा लिया है, 4 साल का बेनिफिट मिलना था, 80,000 का कॉस्ट था, ठीक है, एसेट का। एक साल बेनिफिट में उठा लिया, यानी कि 1/4 20,000 का बेनिफिट हमने ले लिया, तो एक्सपेंस में बुक कर दिया। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ठीक है, अब यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ठीक है, अब कितने साल के लिए बेनिफिट देगा? 3 साल के लिए, है ना। एक साल बीत चुका है, तो अब 3 साल के लिए बेनिफिट देना है। तो नाउ कंप्यूटर विल गिव फ्यूचर बेनिफिट फॉर 3 years, है कि नहीं। तो अब इस डेट को कंप्यूटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, यानी कि हमारे एग्जांपल में कंप्यूटर है, ठीक है, तो कितना वैल्यू होना चाहिए? देखिए 80,000 तो शुरू में था, लेकिन उसमें से 20,000 का तो हमने एक्सपेंस कर दिया ना, तो अब कितना वैल्यू रह गया? 60,000 का। इतना सा बात समझ में आया आपको? ठीक है, यानी कि पूरे साल में हमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। अब उसी तरह इस साल में बेनिफिट कंज्यूम करेंगे सेकेंड ईयर में, है ना। सेकेंड ईयर के लिए बेनिफिट कंज्यूम किया, तो 4 साल का बेनिफिट मिलना था, एक साल का बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया, अब दूसरे साल का भी बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये भी टोटल का तो 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 बेनिफिट ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्सपेंस कितना बुक कर दे? 1/4 करेंगे ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो 1/4 हमने कैलकुलेट करके देखा था, कितना आया था? 20,000 रुपीज़, है कि नहीं। अब एक बात समझिए, उसी तरह जब यहाँ पर अब ये साल जब शुरू हुआ, अब कंप्यूटर कितना साल का बेनिफिट देगा? सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए बेनिफिट देने वाला है ना, क्योंकि 2 साल का बेनिफिट हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब ये जो डेट है 31 मार्च 2028, ठीक है, ये नए साल का शुरुआत है यहाँ से, अगले दिन से। फिर ये कब कंप्लीट हो जाएगा? 31 मार्च 2029 को, है कि नहीं। उसी तरह अब यहाँ पर कंप्यूटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? कंप्यूटर का वैल्यू अब होगा 80,000 था, 20,000 का हमने बेनिफिट फर्स्ट ईयर में ले लिया, फिर 20,000 का बेनिफिट हमने सेकेंड ईयर में ले लिया, तो अब कितना बेनिफिट बचा? 40,000। अब ये 40,000 का वैल्यू जो है एसेट का, अब ये फ्यूचर में कितना साल के लिए बेनिफिट देने वाला है? 4 साल में 2 साल का बेनिफिट ले लिया, अब 2 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह फिर थर्ड ईयर में बेनिफिट कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं। थर्ड ईयर में भी यहाँ पर बेनिफिट कंज्यूम करेंगे। और थर्ड ईयर के लिए एक्सपेंस कितना हो जाएगा? फिर वही 1/4, है कि नहीं, 20,000 रुपीज़। तो इसी तरह अब जब फोर्थ ईयर का शुरुआत आएगा, तो अब बेनिफिट एक साल के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज़। इतना सा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपल है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एसेट जो परचेज किया था कंप्यूटर, वो 4 साल के लिए बेनिफिट मिलने वाला था, ठीक है। तो हम
उसका खर्चा भी, एक्सपेंस भी 4 साल के लिए ही बुक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पूरा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जितना यूज़ होगा उसके हिसाब से, जितना बेनिफिट मिलेगा उसके हिसाब से ही हम एक्सपेंसिव बुक करते हैं। 4 इयर्स के लिए बेनिफिट मिलना था, इसलिए 4 इयर्स में हमने उस कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे बेनिफिट मिलते गया हम उसी उसी हिसाब से उसको, उस एक्सपेंस को बुक करते गए, ठीक है। तो जब फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा तो एसेट का वैल्यू नहीं रहेगा। वैसे कंप्यूटर ख़राब हो जाए, फिजिकली तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ख़राब हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं है। तो उससे अब फोर्थ ईयर के बाद कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलना है, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया ना। तो हम एक और एग्जांपल देख के समझते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छे और अच्छा क्लियरिटी मिले। तो कंप्यूटर का एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि धीरू फैशंस जो शॉप चला रहा है, ठीक है, जो दुकान है, वो दुकान भाड़े पे लिया हुआ है, ठीक है। जो फ्लोर एरिया है वो भाड़े पर है, ठीक है, रेंट पर है। तो रेंट मान लेते हैं कितना, शॉप रेंट जो है एक महीने का जो है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो एक साल का कितना हो जाएगा टोटल रेंट पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 12 मंथ्स, है कि नहीं। तो 1,20,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, धीरू फैशंस ने क्या किया ना, ऑलरेडी टोटल रेंट जो है वो पे कर दिया, टोटल रेंट पे कर दिया 1,50,000 का पे कर दिया है, ठीक है। 1,50,000 को रेंट पे कर दिया, जबकि पे कितना करना चाहिए था, 1,20,000। इसका मतलब आपको समझ रहे हैं कि उसने एक्स्ट्रा पे किया है ना। एक साल के लिए 12, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,20,000 ही बनता था, 1,20,000 ही बनता था, लेकिन 1,50,000 पे किया है। हमने यहाँ पहले भी लिखा था, आपको देखा होगा आपने, ये देखिए, ये उस वक्त मैंने बोला था इसको इग्नोर करने के लिए ना, ये उसी बात के लिए लिखा था, ठीक है। तो एक्सपेंस जो है यहाँ पर 1,20,000 करेंट ईयर का है, इसलिए हमने एक्सपेंस 1,20,000 ही लिया है। अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है। कि पे 1,50,000 किया, लेकिन आपने कैलकुलेशन के समय में 1,20,000 ही लिया है, 1,50,000 क्यों नहीं लिया। तो अभी हम इसी को समझेंगे, ठीक है। एक बात समझिए, तो इस साल का शुरुआत कब होता है, 1 अप्रैल 2026 को, और कंप्लीट कब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ 31 मार्च 2027 को, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये 12 महीने का टाइम है कि नहीं, 12 मंथ्स का पीरियड ये वाला है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्या है, ये 3 मंथ्स ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि 1,50,000, एक महीने का 10,000, 12 महीने का 1,20,000, ठीक है। लेकिन पे किया है 1,50,000, यानी कि 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये 3 महीना मैं यहाँ ले लेता हूँ, और ये 12 मंथ्स में यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। हालांकि हमने अभी अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट देखा था कि बिजनेस का एक इन्फिनाइट लाइफ होता है, पता नहीं कब तक चलेगा। अब जब तक चलेगा तब तक हम वेट करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि उस लॉन्ग पीरियड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है ना, जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। वो जनरली 1 ईयर का होता है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो हमारा अभी करंट अकाउंटिंग पीरियड क्या चल रहा है, हम कौन से ईयर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं,
हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस पीरियड के लिए, ठीक है, इस वाले पीरियड के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम इसका अकाउंटिंग अभी नहीं कर रहे हैं, इसका अकाउंटिंग जब ये ईयर आएगा तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम इस ईयर का बात कर रहे हैं तो अभी इस ईयर का ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो रेंट पे किया गया है, ठीक है, तो अभी इस साल में, ठीक है, इस करेंट ईयर में फ्लोर स्पेस का बेनिफिट कितना लिया, 15 महीने के लिए लिया है या 12 महीने के लिए लिया है? ऑब्वियसली 12 महीने के लिए ही लिया है बेनिफिट, है ना। फ्लोर स्पेस बेनिफिट कंज्यूम्ड, तो फ्लोर स्पेस का बेनिफिट कितना लिया है, 12 मंथ्स के लिए ही लिया है। तो जितना बेनिफिट लिया है एक्सपेंस भी उतना ही बुक करेंगे, ठीक है ना। रेंट पे किया था 1.5 लाख रुपये, यानी कि 15 मंथ्स के लिए पे किया था, ठीक है, पर मंथ 10,000, तो 1.5 लाख पे किया यानी कि 15 मंथ्स का पे किया है। जबकि इस करंट ईयर में हमने कितने टाइम के लिए बेनिफिट उठाया है, सिर्फ 12 मंथ्स के लिए, तो एक्सपेंस कितना होना चाहिए, एक्सपेंस भी 12 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस, ठीक है, इस करंट ईयर में रेंट एक्सपेंस जो है वो भी 12 मंथ्स का होना चाहिए। 1.5 लाख पे किया था, लेकिन ये 15 महीने के लिए किया था, तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब एक बात समझिए यहाँ पर, अब ये जो ईयर एंड है यहाँ पर, है ना, अब ये जो 3 महीना का एक्स्ट्रा पे किया था उसका बेनिफिट मिल चुका है या मिलने वाला है, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ईयर एंड में खड़े हैं अभी, ठीक है। तो इसके बाद का जो भी टाइम है ये तो फ्यूचर है ना। तो वो जो 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट पे किया गया था उसका बेनिफिट मिल चुका है या मिलने वाला है, ऑब्वियसली मिलने वाला है। मिलने वाला है यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, फ्यूचर में मिलेगा, है ना। तो यहाँ से जो फ्लोर स्पेस का बेनिफिट, ठीक है, फ्लोर स्पेस बेनिफिट टू बी कंज्यूम्ड, यानी कि फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये एफ है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। और हमने देखा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो उसे एसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 महीने का रेंट जो है प्री पे हुआ है, पहले से ही पे कर दिया गया, समझिए बात को। जैसे हम फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड, है ना। ज़्यादातर हम में से प्री पेमेंट करते हैं, प्रीपेड करते हैं, यानी कि पे पहले कर देते हैं, बेनिफिट बाद में लेते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से 15 मंथ्स का रेंट पे किया गया था जिसमें से 12 मंथ्स का बेनिफिट ले लिया है, तो उसका एक्सपेंस हमने बुक कर दिया। लेकिन 3 मंथ्स का रेंट अभी पे तो कर दिया है, लेकिन उसका बेनिफिट अभी नहीं लिया है, बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो इसे हम एसेट कहेंगे आज के डेट पे, ठीक है। तो ये प्रीपेड रेंट है, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट, तो ये प्रीपेड रेंट एक्सपेंस नहीं होता, ये एसेट होता है हमारा, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा, टोटल पेमेंट हुआ था 1.5 लाख का, जो कि 15 महीने के लिए हुआ था, फ्यूचर में 3 महीने के लिए बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये 30,000 का एसेट है जो कि प्रीपेड रेंट है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। चलिए, तो आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, गुड्स का देखते हैं। तो गुड्स का एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए, तो ये भी एक टाइमलाइन ले लेता हूँ, ठीक है। आज है 1 अप्रैल 2026, ठीक है। ये है 31 मार्च 2027, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में, अब एक बात समझिए, 1 अप्रैल को, ठीक है, गुड्स परचेस हुआ था, है ना, गुड्स परचेस हुआ था। हमारे एग्जांपल में कितना कितना परचेस हुआ था, 4 लाख रुपीज़ का परचेस हुआ था, याद है, ठीक है, 4 लाख का परचेस हुआ था। तो ये आज के डेट पे इसका बेनिफिट मिल गया या मिलने वाला है,
जब बेचेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, अभी बेनिफिट नहीं मिला है, इसको जब बेच देंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, इट इज़ एसेट। ठीक है, ये हमारे लिए एसेट है। ठीक है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट स्टॉक। ठीक है, अब समझिए, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पूरे साल भर में हमारे एग्जाम्पल में गुड्स बेचा था 10 लाख रुपए का सेल वैल्यू था, लेकिन जो बेचा था उसका कॉस्ट वैल्यू कितना था, कितने का था, कितने में बेचा, बेचा था 10 लाख में, लेकिन वो गुड्स जो बेचा था वो 3.5 लाख का था, 3,50,000 का था, याद है हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, एक बार पीछे रेफर कर सकते हैं नोट्स को। तो गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख, तो हमने बेच दिया था। ठीक है ना, लेकिन इसका सेल वैल्यू कितना था, सेल कितना था, सेल वैल्यू 10 लाख का था, याद है ना। तो एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये जो है ना, ये एक्सपेंस है, क्योंकि इसको हमने बेच के बेनिफिट ले लिया। ठीक है, और ये जो है ना, जो सेल करके अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल है, मिल चुका है या मिलने वाला है। ठीक है, मिल रिसीव और रिसीवेबल के बारे में हम आगे समझेंगे, इसे हम रेवेन्यू कहते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था। एक बात ध्यान से देखिए, परचेज किया था 4 लाख का, जिसमें से 3.5 लाख का आइटम बेच दिया है, यानी कि 50,000 का अभी भी पेंडिंग है, अभी भी बिका नहीं है, लेकिन ईयर एंड हो चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव स्टॉक। ठीक है, कॉस्टिंग, मैं यहाँ कॉस्ट लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़। ठीक है, 50,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। अब ये 50,000 का स्टॉक है, जिसका कॉस्ट 50,000 है, लेकिन फ्यूचर में अगले साल जब बेचेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेचेंगे, तो हो सकता है 60,000, 80,000, 1 लाख, 1 लाख 20,000, जो भी अमाउंट है, मतलब ऊपर ही बेचेंगे, है ना, इससे 50,000 से ज़्यादा में ही बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो वो सेल वैल्यू वो रेवेन्यू कराएगा। लेकिन अभी ये नहीं बिका है, यानी कि ये स्टॉक है अभी भी। ठीक है, ये स्टॉक है हमारा, तो इससे भी हम कहते हैं स्टॉक, जो कि ये भी एसेट है। ठीक है, ये भी एसेट है। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया। तो देखिए, शुरू में स्टार्टिंग में एसेट था, जो बिक गया वो एक्सपेंस बन गया। ठीक है, और जो अभी नहीं बिकने वाला है वो एसेट है, बिकने वाला है एसेट, बिक गया एक्सपेंस, फिर बिकने वाला है एसेट। ठीक है, अब किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि अ, ये फिर रेवेन्यू एक्सपेंस भी तो हो सकता है, तो देखिए, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट का बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको माइंड में आ सकता है कि वो तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, जिसने थोड़ा पढ़ा हुआ, लेकिन एक्चुअल में बात समझिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे टू परचेस अकाउंट लिखते हैं, लेकिन राइट साइड में ना, वहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, तो वहाँ पर अगर हम मिला के देखें ना, तो हम एक्चुअल में परचेज नहीं लेते हैं, हम कंज्यूम्ड लेते हैं, कि कितना का गुड्स कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो हालांकि अभी ये डिस्कस करना मुद्दा अभी नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में परचेज नहीं होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है, तो आगे हम उसमें देखेंगे, तो अभी इसमें दिमाग मत लगाइए। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आया आपको कि एसेट और एक्सपेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो एसेट में हम और एक्सपेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, उसका हमने एग्जांपल से भी समझा। तो पहले एग्जांपल लिया था हमने कंप्यूटर्स का लिया था, है कि नहीं, फिर उसके बाद रेंट का एग्जांपल लिया था। ठीक है, और फिर हमने स्टॉक गुड्स का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो इसको एक बार ना लेक्चर के बाद में एक बार इस नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अभी जो भी नोट्स है ना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको एक बार क्लास के बाद ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा। इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है, अकाउंट्स हमें याद नहीं करना होता है, इसमें लॉजिकल माइंड चाहिए। बस इस नोट्स को एक बार पढ़िए। ठीक है, पढ़ के एक बार रिवाइज कीजिए क्या समझ में आया है। ठीक है, आप जब एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपका दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है।
चलिए, तो आगे हम अब देखते हैं। एक कंसेप्ट आता है, हमने कैपिटल के बारे में समझा था, ठीक है। अभी ना हम एक कंसेप्ट देखते हैं, ड्राइंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग्स क्या होता है, अमाउंट, गुड्स और एसेट टेकन बाय द ओनर, ठीक है, टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। बिजनेस में जो भी एसेट है उसका ओनर कौन होता है, उसका ओनर बिजनेस ही होता है, ठीक है, धीरू नहीं है, ठीक है। जो दुकान का मालिक है वो ओनर नहीं है, ओनर कौन होगा, वो धीरू फैशंस होगा, ठीक है। लेकिन जब दुकान का ओनर जो है, ठीक है, एसेट का ओनर दुकान, दुकान का ओनर धीरू, ठीक है, इतना बात समझिए। तो जब बिजनेस का सामान, ठीक है, बिजनेस का पैसा हो, गुड्स हो, ठीक है, हो सकता है कि वो ओनर कपड़े अपने घर के यूज़ के लिए ले जाए, खुद कपड़ा पहने तो दूसरा दुकान में क्यों खरीदे, खुद का दुकान से ले जाए, पर्सनल यूज़ के लिए, घर खर्च के लिए पैसे ले जाए, है ना, स्कूल बच्चों का स्कूल फीस देने के लिए पैसे ले जा सकता है। जो भी चीज़ें बिजनेस से निकाल कर अपने पर्सनल यूज़ में लगाता है, उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल समझेंगे हम। जैसे हमने कैपिटल देखा था, बिजनेस का ओनर जो था धीरू, वो अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर बिजनेस में लगाया था, तो बिजनेस के लिए कैपिटल था। अब यही पैसा जब ओनर वापस ले जाए तो इसे ड्राइंग कहते हैं उल्टा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल समझते हैं हम। धीरू पेड 1 लाख रुपीज स्कूल फीस फॉर हिज सन्स फॉर द एंटायर ईयर इन कैश आउट ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कैश निकाल कर स्कूल फीस दिया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो 1 लाख रुपया है, ये ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग्स है। हम एक एग्जांपल और समझते हैं, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब एक बात समझिए, मान लेते हैं कि धीरू अपने बिजनेस से पैसा ना निकाल के अपने पर्सनल पॉकेट से ही निकाल कर, ठीक है, अपने पर्सनल कैश से पैसे निकाल कर स्कूल फीस पे किया है, ठीक है। तब क्या, तभी ये ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं एक बार, समझिए इसको, कि धीरू है, ठीक है, और ये स्कूल है, ठीक है। अब धीरू जो है पेज स्कूल फीस 1 लाख रुपीज फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट से ही देता है, ठीक है। बिजनेस का पैसा नहीं निकाला है, अपने पर्सनल पॉकेट से दिया है, ठीक है। तो तो भी ये ड्राइंग कहलाएगा, तो नहीं, ये ड्राइंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस बात को पहले भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, एक है धीरू, दूसरा है स्कूल,
लेकिन क्या हम स्कूल के अकाउंटेंट हैं? नहीं। क्या हम धीरू के अकाउंटेंट हैं? नहीं। हम अकाउंटेंट हैं धीरू फैशंस के, है कि नहीं? हम बिजनेस एंटिटी के अकाउंटेंट हैं, हम धीरू के पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है, ना ही हम स्कूल के हैं। तो इस दोनों पार्टी में क्या हम जिसके अकाउंटेंट है वो पर्सन इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये आपस में जो भी ट्रांजेक्शन करे हमें उससे क्या, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये फिर ड्राइंग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? ये ड्राइंग नहीं है, ठीक है? ये बात समझ में आया आपको? इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर धीरू जो है बिजनेस से निकाल कर, अगर अब बिजनेस से निकाल कर अब जो करे, स्कूल फीस दे, ठीक है, घर खर्च चलाए, जो भी करे, लेकिन धीरू और उसके बिजनेस, धीरू फैशंस के बीच में ट्रांजेक्शन हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व है ना, धीरू फैशंस, ठीक है? तो अब धीरू वहाँ से पैसा निकाल के जो करे, लेकिन ओनर ने पैसा निकाल लिया ना, तो उसे ड्राइंग कहेंगे, ठीक है? इस सिंपल सा बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना? तो देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, ठीक है, अभी इस डिस्कशन का एंड करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक था, तो बेसिक का अभी हम एक बार देखते हैं कि अभी हमने जो जो डिस्कशन किया है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो जो ट्रांजेक्शन हुआ, हम और उसको अब जाके ईयर एंड में, ठीक है, ईयर एंड में, यानी कि 31 मार्च 2027 को, नाउ लेट अस सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ धीरू फैशंस at the end of the financial year, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर हम इसका पोजीशन देखें, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, यानी कि अगर हम बैलेंस शीट बनाकर देखें तो क्या दिखेगा? अभी हम बैलेंस शीट नहीं सीख रहे, ठीक है, बस हम एक बार कुछ बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको देखिएगा, ठीक है? ये था 1 अप्रैल 2026, यहाँ से बिजनेस हुआ था, थ्रू आउट ईयर बिजनेस चला, और अभी ईयर का एंड आ चुका है। अब यहाँ पर एक बार देखेंगे, है ना, कि अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बिजनेस के पास अब क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, अभी उसको देखते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको एसेट और लाइबिलिटी साइड में डिवाइड कर दें तो देखिएगा, एक बात देखिए, अगर इस बिजनेस के पास, ठीक है, धीरू फैशंस के पास अभी भी कुछ लाइबिलिटी होगा, यानी कि कुछ पैसा ऐसा होगा जो ओनर को वापस करना होगा, है ना? ठीक है, तो देखते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं ना, तो देखते हैं कैपिटल कितना था। क्या शुरुआत में ऐसा था, स्टार्टिंग में 10 लाख रुपया देना था वापस, है कि नहीं? देना था। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? अब ये प्रॉफिट किसका है? एक बात समझिए, धीरू ने अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है, उसको रिस्क कैपिटल भी कहेंगे, ठीक है? रिस्क कैपिटल यानी कि वो रिस्क ले रहा है ना बिजनेस करने का। अगर लॉस हो जाता तो कौन भुगतेगा? धीरू ही भुगतेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो तो, धीरू फैशन तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है? तो उसका उसका ना कुछ अपना है ना पराया, ठीक है? उसका कोई अपना पैसा नहीं है, एसेट है, लेकिन एसेट बेच के वापस तो उसी को देना होगा ना, ठीक है? तो देखिए, समझिए बात को, धीरू ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी धीरू का, लॉस होगा तो लॉस भी धीरू का, ठीक है? तो जो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये किसको मिलना चाहिए? धीरू को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस करके रिस्क ले रहा है ना, ठीक है? तो 10 लाख रुपया शुरू में इन्वेस्ट किया था, और एक साल में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, काफ़ी कम हुआ है ना? अकाउंटिंग से भी देख पा रहे हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हम जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मिलेगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं एक बात बता देता हूँ, अभी मैं जो करने जा रहा हूँ यहाँ पर, अभी ये बात समझना नहीं है, ठीक है, मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आप कई लोग सोचेंगे कि बैलेंस बैलेंस ये तो बैलेंस शीट में पहुँच गया अभी, तो ये कैसे समझे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये एक्चुअली मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, उस बात पर ध्यान दिया। अभी मैं बैलेंस शीट नहीं समझाना चाहता, ठीक है। बस अभी देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट है 10,000 का। अब एक बात समझिए, धीरू ने ऑलरेडी 1 लाख रुपये तो निकाल लिया है ना, ऑलरेडी 1 लाख रुपये निकाल लिया, तो अब कितना बचेगा उसमें से माइनस कर दीजिए, है कि नहीं, समझ रहे हैं। जो 1 लाख रुपये निकाल दिया उसे हटा दीजिए, तो अब कितना बचता है यहाँ पर, धीरू को देने के लिए वापस कितना दिया जाएगा, 10 लाख। ₹9,10,000, ठीक है, इतना दिया जाएगा। और भी कोई लाइबिलिटी था, याद कीजिए। हाँ, वीरू को देना था ना लाइबिलिटी, पैसा वो उससे लोन लिया था, ठीक है, जो कि पेएबल टू वीरू है, ठीक है, पेएबल टू वीरू, ठीक है। तो ये कितने का है, ये 5 लाख रुपये, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अब एक बात समझिए यहाँ पर, फिर ऐसे साइड में क्या था हमारे पास, कंप्यूटर्स था, याद है। तो कंप्यूटर्स था यहाँ पर, कितने का परचेस किया था, 80,000 रुपीज़ का, याद है। अब 4 साल बेनिफिट मिलना था, ये फर्स्ट ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट ले लिया है, यानी कि फर्स्ट ईयर का हमने बेनिफिट ले लिया, तो खर्चा बुक कर दिया, ठीक है। तो 20,000 हटा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, अभी डेप्रिसिएशन नहीं समझा रहा, डेप्रिसिएशन के बारे में इसका अगला एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, तो उसका बेनिफिट ले लिया है, तो अभी हम उसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अब कंप्यूटर 3 साल के लिए बेनिफिट देगा, यानी अब उसका वैल्यू 60,000 का रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह बिलिंग मशीन था, ठीक है ना, बिलिंग मशीन था, ये भी हमने कितने में परचेस किया था, 8,000 में परचेस किया था, ठीक है। तो बिलिंग मशीन 8,000 में परचेस किया था, तो इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि बिलिंग मशीन भी 4 साल के लिए ही बेनिफिट देना था, इसमें से 1 साल का बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। तो 4 साल का बेनिफिट में से 1 साल का बेनिफिट मिल चुका है, यानी 1/4 एक्सपेंस में डाल देते हैं, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस में क्या अंतर है हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसे भी अभी मैं डेप्रिसिएशन ही लिख देता हूँ, ठीक है, हालांकि होता डेप्रिसिएशन ही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर साथ में फर्नीचर था, याद होगा, फर्नीचर हमने जब परचेस किया था वो था 6,40,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, है ना। उसमें से इसको हम कितना मान के चले, इसे भी हम 4 इयर्स का बेनिफिट मान के चलते हैं, ठीक है। ये एज्यूम करते हैं कि फर्नीचर का भी यूज़फुल लाइफ 4 इयर्स ही है, ठीक है। तो 4 इयर्स के लिए बेनिफिट मिलना था 1 साल का बेनिफिट मिल चुका है, यानी कि 1/4 हम हटा देंगे, एक्सपेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। जो 6,40,000 का एसेट था उसमें से 1 ईयर का बेनिफिट मिल जाने के कारण 1/4 जो है, ठीक है, 1,60,000 रुपीज़ उसका एक्सपेंस में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब ये फर्नीचर अब कितने साल के लिए बेनिफिट देने वाला है, ओनली फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो अब ये कितने का रह गया, 4,80,000 रुपीज़ का रह गया, ठीक है। फिर इसके साथ स्टॉक था, याद होगा, स्टॉक 4 लाख का खरीदा था, 3.5 लाख का बेच दिया, यानी कि अभी 50,000 रुपीज़ रह गया है, याद होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 लाख का परचेस किया था और 3.5 लाख का बेच दिया, यानी कि 50,000 रुपीज़ का स्टॉक अभी भी रह गया है, ठीक है। आपको और याद हो तो प्रीपेड रेंट भी था,
1.5 लाख रुपये रेंट पे किया गया था, लेकिन बेनिफिट 12 महीने का ही उठाया था, यानी कि 1,20,000 का बेनिफिट उठाया था, तो उसको तो हमने एक्सपेंस मान लिया और बचा हुआ 3 महीना का जो था उसको एसेट माना। तो वो एसेट साइड में लिख रहा हूँ जो कि 30,000 रुपये का था, याद होगा, ठीक है। और इसके बाद जो बचता है वो कैश बचता है, ठीक है। अब कैश का कैलकुलेट करते करते कैसे आया वो अभी उस पर दिमाग मत लगाइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कैश कितना बनता है, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल जो बनता है 14,10,000 रुपीज़, ठीक है। और एसेट साइड का टोटल ये भी 14,10,000 रुपीज़ बनता है, ठीक है। तो ये अभी फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब एक बात समझिए यहाँ पर, क्या ये आपको समझ में आया? नहीं आया ना? कैसे ये कैसे हुआ है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली बैलेंस शीट बना दिया तो एक बात समझिए, ये होता है ना, एक होता है प्रो गेमर, है ना। तो ये जो है ना ये तरीका ये प्रो लेवल था, ठीक है। तो ये सभी को समझ में नहीं आता है कि डायरेक्टली बैलेंस शीट ऐसे आपने तो कुछ जर्नल किया नहीं, लेजर किया नहीं, डायरेक्टली बैलेंस शीट बना दिया। तो अभी जर्नल लेजर हम सीखेंगे बाद में, ठीक है, जिसको नहीं पता जर्नल क्या है लेजर क्या, हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। तो एक बात समझिए यहाँ पर ये जो किया है ना, ये डायरेक्टली कर दिया, मतलब ट्रांजेक्शन्स को देखकर डायरेक्टली बैलेंस शीट बना दिया। जिसको अकाउंटिंग अच्छे से आता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता वो जो अभी सीख रहा है, ठीक है, या तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट करने में फिर गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, फिर आप ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ मिस्टेक हुआ, क्या गलती रह गया, कैसे ढूंढूं, ठीक है। तो एक बात समझिए, ये डायरेक्ट करना उतना सुइटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए ना हम सीखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। आपका सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर हम बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो जब हम उस प्रोसेस को समझेंगे धीरे धीरे अकाउंटिंग करते करते, फिर हम बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। तो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस समझना होगा, तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस हम अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।